So, very good morning to you all. Welcome to you all in Science Zero online class. Today, this is the fourth chapter for class 9th. इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम पूरे एटम में मतलब किस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर चार्ज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, उसके सब एटॉमिक पार्ट्स क्या हैं, किस तरीके से एटम की डिस्कवरी की गई, एटम खोजा कैसे गया, ठीक है, एटम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब एटॉमिक पार्ट्स, उनके ऊपर चार्ज कैसे है, उनका मास क्या है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो थ्योरी दी गई थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कि भाई जो जैसे अपन मान लीजिए जे थॉमसन ने क्या दिया था भाई, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया उन्होंने कि चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनका शेप बताया कि जो एटम होगा वो एक बिल्कुल स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि हम शुरू में जैसे एटम्स को देख नहीं पा रहे थे भाई एटम्स होता कैसा है, लेकिन बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन्स को खोजा गया, एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया किसके द्वारा, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की। तो आज शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एटम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। इसको और ज़्यादा अपन डिवाइड नहीं कर सकते, यानी टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और ये आइडेंटिकल भी है। क्या है ये? आइडेंटिकल भी, मतलब इसको अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा एटम किसका है। जैसे अपन बात करें, हमारे पास एक एलिमेंट है कॉपर, ठीक है, तो ये मान लो इसके अंदर एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हैं। तो अगर मैं एक एटम यहाँ से उठा लूँ, एक एटम सपोज करो मैंने कोई और मेटल ले लिया, Fe ले लिया, फेरस, इसमें से मैंने कोई एक एटम उठा लिया, तो Fe के एटम को मैं अलग ही बता सकता हूँ और ये Cu का जो एटम होगा उसको अलग सेपरेट कर सकता हूँ। ये आइडेंटिकल है, ये पहचान सकते हैं कि ये जो एटम मैंने उठाया है, अगर मैंने इनमें से एक एक एटम उठा लिए, उठा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये एटम किसका और ये किसका है, तो अपन आसानी से बता सकते हैं उसके अंदर ये आइडेंटिकल है कि ये इसका एटम है और ये इसका है, तो ये अपन पहचान कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये सबसे पहली चीज़ थी कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके बाद इंडिविजुअल और आइडेंटिकल है, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि एटम को जो स्टार्टिंग का नाम था एटम का वो दिया गया था किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बहुत सी चीज़ें इनकी क्लियर की थी जॉन डाल्टन ने। लेकिन इससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि इससे 25,000 ईयर्स पहले हमारे इंडिया के एक महर्षि थे, महर्षि कनाद। तो इनकी स्टोरी क्या थी कि भाई इन्होंने जैसे एक चावल का दाना चबा रहे थे, चबाते चबाते इन्होंने उसके टुकड़े देखे, भाई अपने मुंह के अंदर ये काउंट करते रहे भाई हाँ इसके इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए। लास्ट में चबाते चबाते इनके पास एक ऐसा टुकड़ा आया कि उसके बाद उसको ये डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई इसको नाम अपन क्या दे देते हैं, उस इंडिविजुअल पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक। यानी हमने इस चीज़ को पहले ही डिस्कवर कर दिया था 25,000 ईयर्स पहले ही, और जॉन डाल्टन ने इसको 19th BC के अंदर, ठीक है, 19th सेंचुरी, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो सेंचुरी के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो हम इससे भी बहुत पहले ये चीज़ बता चुके हैं कि कोई भी मैटर है उसका एक छोटा सा पार्टिकल जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको अपन और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होगा, एटम होगा। यानी वी आर द फर्स्ट पर्सन हु आर एबल टू गेट दिस, ये मीन्स हमने इसको सबसे पहले गेट किया था, बाकी बाद में कर रहे थे। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के लिए देखो सबसे पहली चीज़ ये होता है सेंटर इसका, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलेंगे। इसके चारों ओर ऐसे ऑर्बिट होते हैं इस तरीके से,
तो सबसे अंदर ही अंदर जो होगा इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और बाहर ये जो राउंड सर्किल है इनको अपन बोलते हैं सेल या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट। जो अंदर अपने पास सेंटर है इसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, यानी इसकी जो शेप है स्फेरिकल थी। इस चीज़ को हमें बताने वाले थे पहले इन्होंने, जैसे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि भाई स्फेरिकल होती है, उसके लिए उन्होंने प्लम पुडिंग का मॉडल दिया था। जिस तरीके से जो प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है जिसके अंदर उसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे एक लड्डू है बूंदियों का, उसके अंदर क्या पाई जाती है, काली मिर्च पाई जाती है। इस रूप में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसके ऊपर और ये पूरा जो है कि स्फेयर के रूप में, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर दी और ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया था हमारे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम को देख के कि सन जो है वो क्या हो गया, एक तरीके से मिड में है और उसके चारों ओर क्या है, प्लैनेट जो हैं वो राउंड लगा रहे हैं, जैसे अर्थ भी लगा रही है। इस तरीके से एटम में भी ये होता है कि जो अंदर ही अंदर है वो क्या है, न्यूक्लियस है और इसके अंदर दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, ठीक है। ये इनके चार्ज के बारे में था। अब अगर मैं बताऊं कि भाई इसके ऊपर ऑल ओवर चार्ज कैसा होता है, तो देखो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है नहीं, तो चार्ज ऐसा माना गया प्रोटॉन का, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर अपन बात करें इसके बाहर क्या है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन राउंड लगाते हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर, इस तरीके से ये घूमते रहते हैं, जैसे प्लैनेट जो है सन के चक्कर लगाता है ऐसे ये चक्कर लगाते हैं किसके, हमारे न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके राउंड लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से मूव करते हैं इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में, और अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि इसके ऊपर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे हो गया, बाहर वाला जो है वो है इलेक्ट्रॉन और इस पे हो गया नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भाई इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे नेगेटिव हो गया, तो पूरे एटम पे, क्योंकि ये तो पूरा एटम है, तो पूरे एटम पे चार्ज कैसा हुआ, तो पूरे एटम पे आप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी पूरे एटम पे न्यूट्रल चार्ज होता है। अब ये अपन कैसे पता लगाएं, तो वो देखें, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, Na, ठीक है। सोडियम में क्या होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की, और वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ये तीनों चीज़ें इसमें 11 होंगी। क्या चीज़ अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन इसका मतलब आप ऐसे याद रखो कि इसमें n आता है तो नो, इसका सेम नहीं होगा, इसका मतलब नोट सेम, आप ऐसा याद कर लो। इसका क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होता है, और वो कितना होता है इसमें, सोडियम के लिए 12 होता है। यानी देखो आप एक चीज़ से तीन चीज़ क्लियर कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 11, ठीक है। प्रोटॉन पूछ लिए तो वो कितने होंगे, 11, आसानी से हम बता सकते हैं इसको देख के हुए, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं तो वो कितने होंगे 12। तो 12 अपन आसानी से कैसे निकाल सकते हैं इसको, अगर अपन जैसे मान लो भूल जाएं कि भाई कितना होगा, तो आपको एक तरीके से मास याद होना चाहिए। और मास मैंने आपको तरीका बताया था इसके लिए कि आप 2n और 2n+1 के फॉर्मूले लगा सकते हो ऑडियोन के। तो इसका मास होता है 23, ठीक है। 23 जो है मास किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से। तो प्रोटॉन अपने पास 11 है ही और न्यूट्रॉन हमें निकालने थे, 23 टोटल होता है। तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा 23 - 11 जो कि बराबर होगा 12 के। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसके अंदर 12 है। इस तरीके से अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ से ये क्लियर हो गया कि भाई अपने पास अगर एटॉमिक नंबर है तो अपन उससे बता सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बताता था कि भाई न्यूट्रल चार्ज कैसे होगा वो समझे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ऊपर चार्ज प्लस कितना होता है +11 हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो -11 हो गया। तो आप देख सकते हो कि भाई न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रॉन का नंबर हमें पता है 12 है, पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो ऑल ओवर चार्ज कितना होगा किसी भी एटम पे, भाई 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस का एक माइनस का, क्या हो गया 0। इसका मतलब न्यूट्रल चार्ज होता है एक एटम पे, किसी भी एटम पे अगर अपन चार्ज की बात करें पूरे एटम पे चार्ज कितना होगा तो आप बता सकते हो उस पर कितना होगा, न्यूट्रल होगा। ये आसानी से बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, क्योंकि चार्ज इन दो पे ही होता है, या तो प्रोटॉन की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज नहीं होता है तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो काउंट किसको करेंगे अपन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव, सीधी सी बात है। तो वो एक दूसरे से नलिफाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे सोडियम है ये 11 नंबर पे आता है, अगर अपने पास इसने कोई चार्ज दे दिया है, डोनेट कर दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया, खुद से निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तब इसके पास, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बना लिया, Na+, जो कि कैटायन है, आयन बना लेते हैं। जो मेटल्स हैं वो आपको पता है अच्छी तरीके से क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, एक्सेप्ट करती है, और जिससे वो क्या बना देती है, आयन बनाती है। आयन जो होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, यानी एनायन और कैटायन होंगे। तो पॉजिटिव है ये, कैटायन है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें आपको बताना है 10 होंगे, क्योंकि यहाँ 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी 10 होंगे, सीधी सी बात है। अगर यहाँ इसके ऊपर 2+ होता तो इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 11 में से 2 गए, यहाँ 9 आ जाते। तो यानी जितना चार्ज होगा, एक फॉर्मूला और बना सकते हो आप, नंबर ऑफ चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी देखो चार्ज कितने हैं इसके, 2 हैं, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, डोनेट किए होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस डोनेटेड। चार्ज पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस डोनेटेड या एक्सेप्टेड। इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इससे फॉर्मूला, आप ये जो फॉर्मूला बना है भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर 11 थे, तो 11 क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया है वो 1 हो गया, तो बच कितने गए, 10। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बना लो। यहाँ पे अगर ये चार्ज वाला नहीं बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन आयन, कोई भी आयन है, आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बताओगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज, कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन में से उसके चार्ज को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर। इस तरीके से आराम से अपन निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम में कितने थे भाई, 11 थे, टोटल 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने यानी डोनेट किया कितना, एक, बच कितने के 10, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Na+ के अंदर 10 हो जाएंगे। ऐसे Cl क्लोरीन जो था होते कितने हैं, 17, इसने अगर एक एक्सेप्ट किया हो तो इसके पास कितने हो जाएंगे, क्लोरीन माइनस के पास हो जाएंगे 18, इसने एनाइन बना लिया। ठीक है, इस तरीके से अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूँ स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो वापस से, तो एटम स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो इसके बाहर जो था वो क्या थे, ऑर्बिटल शेल थे जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और है, क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके अगर चार्ज की बात की जाए, चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे तो नो चार्ज, सीधी सी बात है, 0 चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। इन कितना होता है, अगर उस चार्ज की मैं बात करूँ कितना चार्ज होता है, तो इसके ऊपर तो 0 है, फिक्स है, इसके ऊपर होगा +1.6 × 10⁻27 कूलम। ठीक है, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, तो वही नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे 1.6 × 10⁻27 कूलम। ठीक है, ये चार्ज होगा इनके ऊपर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके मास की, तो मास इसका क्या होगा, इसका देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में कितने लेटर हो गए, स्पेलिंग लिख ले, प्रोटॉन 6 हो गए, न्यूट्रॉन 7 हो गए, तो 7 लेटर बढ़ा है। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ 2 नंबर होते हैं जो सिमिलर हैं, 1.674, न्यूट्रॉन में कितने 7 लेटर है ना, हाँ इसमें 7 आएगा, और 1.673, इतना सा अंतर है इन दोनों में, इंटू 10⁻23 kg, 23 kg, और इसमें होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये 27 ही होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका मास हो गया, ये इनके ऊपर चार्ज हो गया, ये मैंने आपको बताया इनकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूँ कूलम में, सॉरी ये थोड़ा सा सिमिलर हो गया, ध्यान रखना, इसके ऊपर -19 होता है, थोड़ा सा गलत बोल गया, सॉरी इसके लिए, इसके ऊपर -19 होता है, इसके ऊपर 27 होता है। ठीक है, और चार्ज की ये यूनिट है C का मतलब होता है कूलम, क्या होता है, कूलम, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट फॉर चार्ज, यानी चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए ये उसकी एक ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो कोई भी एटम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स वो चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मैटर है, जैसे आप बात करें, एक स्केल लिया आपने, ठीक है, स्केल को अपन करते हैं कि भाई इसको हेयर में रब किया, हेयर से, ड्राई हेयर से रब किया, तो ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, इसको अट्रैक्ट पीसीज ऑफ पेपर, मतलब पेपर पीस जो होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी। जैसे आपने कोई पेपर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, यहाँ पे जैसे एक ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़े हैं, ऐसे
ये पेपर पीसेज हैं बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के। आपने क्या किया, एक स्केल लिया, स्केल को अपने सर से रब किया और रब करने के बाद यानी अपने बालों के अंदर रब किया और रब करने के बाद आपको क्या करना है, इसके पास ले जाना है तो कुछ पेपर पीसेज तो इसे चिपक जाएंगे इस तरीके से और कुछ यहीं रह जाएंगे। तो समझो ये चिपके क्यों और ये यहाँ क्यों रह गए। तो जो चिपक गए उनके पास तो क्या था, अपोजिट चार्ज था, इसलिए चिपक गए, ठीक है। और जो पड़े रह गए उनके पास सेम चार्ज था। ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सेम चार्ज होगा तो आपको पता है कि सेम चार्ज के अंदर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। और अगर वो चार्ज डिफरेंट है, डिफरेंट चार्ज हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेम में रिपेल और डिफरेंट चार्ज होंगे अट्रैक्ट। तो पेपर पीसेज में देखो कुछ पेपर पीसेज तो क्या थे, सेम चार्ज के थे, जो सेम चार्ज के थे वो तो यहाँ पड़े रह गए और कुछ डिफरेंट चार्ज के थे वो अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। इस तरीके से अपन आसानी से ऐसे एक ग्लास रोड का भी कर सकते हैं एग्जाम्पल, या आपने ग्लास रोड ले ली और उसको आप सिल्क का कपड़ा लेके आपने क्या किया, उसको रब किया और रब करने के बाद आप किसी बैलून के पास ले गए या मान लो आप पेपर्स के पास ले गए तो वो भी चिपक जाएंगे या नहीं चिपकेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा है। इसके ऊपर एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं अपन, जैसे आपने कोई बैलून लिया, आपको क्या करना है, इस बैलून को पहले तो बिना रब किए हुए ऐसे किसी प्लेन सरफेस के ऊपर चिपका के देखना। जैसे इस दीवार पे चिपकाऊँ मैं तो नहीं चिपकेगा, कितनी ही कोशिश कर लो वो नीचे पड़ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपनी बॉडी से रब करके और उसको फिर यहाँ पे चिपका के देखना तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से उसको धीमे से छोड़ोगे तो वहीं ही चिपक जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी के जो चार्ज पार्टिकल थे वो ट्रांसफ़र हो गए इसके ऊपर, बैलून के ऊपर, और ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हो गया, इस बोर्ड के ऊपर क्या था, उससे डिफरेंट चार्ज होंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले वो नहीं चिपक रहा था, इसका मतलब क्या था, दोनों के ऊपर सेम चार्ज थे इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे डिफरेंट चार्ज हुए वो अट्रैक्ट करने लग गया। तो चार्ज पार्टिकल जो हैं यानी हमारी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स, क्योंकि हमारी बॉडी पार्टिकल से बनी हुई है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं वो सब पार्टिकल से बने हुए हैं, लेकिन उनको अगर अपन रब करें तो वो चार्ज होंगे, या जैसे मान लो अपन मूवमेंट करते हैं तो अपने बॉडी के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, चार्ज होने लग जाते हैं। तो उस चार्ज आने की वजह से वो क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये उसका एक रीज़न था। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं आपको इनकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि जो चार्ज पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्ट्स, इनको किस किसने डिस्कवर किया और क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। थैंक यू।